नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पता नहीं क्यों मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव को देखकर पुष्पा फिल्म का वो डायलॉग याद आता है, अल्लू अर्जुन का, झुकेगा नहीं। जिस बयान को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है, जस्टिस शेखर यादव के कठमुल्लों को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था 8 दिसंबर को, उसको लेकर लगातार वो निशाने पर हैं। लेकिन अभी हाल ही में अपने ऊपर उठाए गए तमाम सवालों को लेकर जो चिट्ठी जस्टिस शेखर यादव ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी है, उस चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनके कठमुल्ले वाले बयान पर वो अभी भी कायम है। कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं और घातक रहेंगे, और इस बयान पर वो अभी भी कायम है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को लिखी चिट्ठी में कहा है कि देश के लिए घातक है कठमुल्ले, ये वाला उनका बयान गलत नहीं है। इस बयान से न्यायिक आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यानी कि इस चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से दो समुदाय के लोगों के बीच में बंटवारा करने की कोशिश की, उनका बयान गलत था। उस बयान की सफाई में उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो बयान दिया है, दरअसल वो संविधान के दायरे में रहकर ही दिया गया बयान है और उनके अनुसार न्यायिक आचरण के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है उनका ये बयान। खबर है कि जस्टिस यादव ने अपने जवाब में दावा किया है कि उनके बयान को, उनके भाषण को निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और न्यायपालिका के सदस्य जो सार्वजनिक रूप से खुद का बचाव करने में असमर्थ है, उन्हें न्यायिक बिरादरी के वरिष्ठों द्वारा संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। ये जो उन्होंने कहा है ना कि न्यायपालिका के सदस्य जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि जस्टिस शेखर यादव ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह बयान दिया था, जज के तौर पर वो वहां पर नहीं गए थे। लेकिन अब उन पर जो टीका टिप्पणियां की जा रही हैं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसके जवाब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं बुला सकते, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने इस बयान का बचाव भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में उन्होंने एक गुहार लगाई कि उनके इस बयान की आड़ में उन पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, कम से कम जो न्यायिक बिरादरी के उनके वरिष्ठ हैं, उन्हें उनका बचाव करने के लिए सामने आना चाहिए। लेकिन उल्टे न्यायिक बिरादरी भी उनको सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। और फिर उन्होंने इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि उनका भाषण संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप सामाजिक मुद्दों पर विचारों की अभिव्यक्ति था, ना कि किसी समुदाय के प्रति घृणा पैदा करने के लिए। और उनके अभिव्यक्ति की आजादी के तहत दिए गए बयान को बेवजह तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इस पर बेवजह राजनीति भी हो रही है। ये चिट्ठी लिखी है जस्टिस शेखर यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और ये चिट्ठी सीजेआई संजीव खन्ना तक भी पहुंच गई है। अब सवाल ये उठता है कि जब 8 दिसंबर को जस्टिस शेखर यादव ने ये बयान दिया था, उसके बाद जब उनको कोलिजियम के सामने पेश होना पड़ा था, तो अब बंद कमरे में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, सीजीआई ने उनको लेकर क्या टीका टिप्पणी की, क्या उनसे लिखित में जवाब मांगा गया या नहीं, ये सारी बातें तो एक बंद कमरे में हुई। लेकिन उस वक्त की हेडलाइंस देखिए, तमाम सोशल मीडिया पर यह लिखा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी जस्टिस शेखर यादव को, लताड़ा गया उनको कि उन्होंने कैसे इस तरह का बयान दिया। तो ये खबरें पब्लिक डोमेन में आई कैसे, और फिर इन खबरों का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं पर कोई विरोध भी नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये खबरें किसी ने जानबूझकर मीडिया तक पहुंचाई, क्योंकि एक ऐसा इकोसिस्टम है इस देश में जिसके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था जस्टिस शेखर यादव के इस बयान के बाद। वो जो कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, उस शब्द से बहुत से लोग आहत थे। इसीलिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहां तक कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार को भी उनका समर्थन करना चाहिए इंपीचमेंट मोशन का, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो साफ है कि मोदी सरकार भी जस्टिस शेखर यादव के साथ खड़ी है। और यहां तक कहा था उन्होंने कि उन्हें तो कोई भी केस नहीं मिलना चाहिए, अदालत में उनके पास कोई केस नहीं आना चाहिए, उनको अलग थलग कर देना चाहिए। ये सारी बातें कपिल सिब्बल द्वारा कही गई थी। उसके बाद ही उनको कोलेजियम ने पेशी के लिए बुलाया था।
तो जो कार्रवाई बंद कमरे में हुई, उस कार्रवाई को लेकर इस तरह की टीका टिप्पणियां मीडिया में कैसे की गई? और अब जो चिट्ठी उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी है, वो भी पब्लिक डोमेन में आ गई। तो वो चिट्ठी भी किसने मीडिया तक पहुंचाई? क्या जानबूझकर जुडिशरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? तो ऐसे में ये जानना समझना जरूरी है कि जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी में विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा क्या था। उन्होंने समान नागरिक संहिता को हिंदू बनाम मुस्लिम बहस के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू पक्ष अपने में सुधार लेकर आया है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने समय के हिसाब से अपने यहां कोई बदलाव नहीं किया है। जस्टिस शेखर ने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान देश के बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। ये कानून है। मैं ये बात हाई कोर्ट के जज के तौर पर नहीं बोल रहा हूं। आप अपने परिवार या समाज को ही ले लीजिए, जो बात ज्यादा लोगों को मंजूर होती है उसे ही स्वीकार किया जाता है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि जस्टिस शेखर यादव ने गलत क्या कहा था। फैसले बहुमत के आधार पर ही होते हैं। अगर आप हाई कोर्ट के 3 जजों के बेंच की फैसले की बात कर लें या 5 जजों के बेंच का फैसला देख लें, सुप्रीम कोर्ट का कई बार होता है कि सभी जज एक जैसा फैसला नहीं सुनाते हैं। मामले को देखने के सबके अपने अपने नजरिए होते हैं। 5 जजों की बेंच जब फैसला सुनाती है और 3 जज एक तरफ होते हैं, 2 जज एक तरफ होते हैं, तो फिर बहुमत के आधार पर ही फैसला सुनाया जाता है। 3 जजों के फैसले को ही माना जाता है और तब कहा जाता है कि 3-2 के अनुपात से फैसला सुनाया गया है। तो जब अदालतों में बहुमत के आधार पर फैसला होता है तो फिर देश का लोकतंत्र भी तो ऐसे ही चलता है। संसद में जिसके पास ज्यादा सीटें होती हैं उसी की सरकार बनती है। विधानसभा में भी यही होता है। तो उन्होंने गलत क्या कहा था? उन्होंने सही तो कहा था कि बहुसंख्यक जिस तरफ होता है फैसला उसी तरफ जाता है। और फिर आगे उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा था, हमारे देश में हमें सिखाया जाता है कि छोटे से छोटे जानवर को भी नुकसान ना पहुंचाएं, चींटियों को भी ना मारें, और ये सीख हमारे अंदर समाई हुई है। हमारी संस्कृति में बच्चे वैदिक मंत्र और अहिंसा की सीख के साथ बड़े होते हैं। शायद इसीलिए हम सहिष्णु और दयालु होते हैं। वो सनातन परंपरा की बात कर रहे थे, हिंदू संस्कृति की बात कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा, जब दूसरे पीड़ित होते हैं तो हमें दर्द होता है, लेकिन कुछ अलग संस्कृति में छोटी उम्र से ही बच्चों को जानवरों के वध करने के बारे में बताया जाता है। इससे उनके अंदर दया और सहिष्णुता का भाव नहीं रहता है। आप उनसे सहिष्णु और दयालु होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हालांकि मुस्लिम समुदाय का नाम यहां पर नहीं लिया था जस्टिस शेखर यादव ने। बिना मुस्लिम समुदाय का नाम लिए ही उन्होंने कहा कि आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी की मान्यता दी गई है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि हमारा पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप कहते हैं हमें 3 तलाक देने और महिलाओं को भरण पोषण ना देने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार भी काम नहीं करेगा। जस्टिस यादव ने आगे कहा था, आपको ये गलत फहमी है कि अगर कोई यूसीसी लाया जाता है तो ये आपके शरीयत, आपके इस्लाम, आपके कुरान के खिलाफ होगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे वो आपका पर्सनल लॉ हो, हमारा हिंदू कानून हो, आपका कुरान हो या फिर हमारी गीता हो, जैसा कि मैंने कहा कि हमने अपनी प्रथाओं में बुराइयों को संबोधित किया है। कमियां थी, दुरुस्त की गई। छुआछूत, सती, जौहर, कन्या भ्रूण हत्या, हमने उन सभी मुद्दों को संबोधित किया है। फिर आप इस कानून को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं कि जब आपकी पहली पत्नी मौजूद है तो आप 3 पत्नियां रख सकते हैं, उसकी सहमति के बिना? ये नहीं चलेगा। आगे जस्टिस यादव ने कहा, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और ये देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। मैं ये बात हाई कोर्ट के जज के तौर पर नहीं बोल रहा। आप अपने परिवार या समाज को ही लीजिए, जो बात ज्यादा लोगों को मंजूर होती है उसे ही स्वीकार किया जाता है।
लेकिन ये जो कठमुल्ला है ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, घातक है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अब ये जो कठमुल्ला शब्द जस्टिस यादव ने इस्तेमाल किया था, इसी पर सबसे ज्यादा बवाल मचा। मुस्लिम समुदाय के लोगों को और उस पूरे इकोसिस्टम को उनके इसी शब्द से सबसे ज्यादा परेशानी है। और कठमुल्ला शब्द उन्होंने मुल्ला मौलवियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ऐसे मुल्ला मौलवियों के लिए इस्तेमाल किया जो अपने समाज को गुमराह करते हैं, सही तरीके से इस्लाम में किन किन चीजों को कैसे परिभाषित किया गया है ये नहीं बताते हैं, और वो मुस्लिम समुदाय के लिए भी घातक है, देश के लिए भी घातक है। ऐसी सोच वाले मुल्लाओं पर उन्होंने कुठाराघात किया था और उनको कठमुल्ला कहा था। लेकिन फिर वो जो ऐसा इकोसिस्टम है जो एंटी हिंदू, एंटी सनातन, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी इस सोच के साथ चलता है, उनके पेट में दर्द होना लाजमी था। और अगर कपिल सिब्बल के पेट में सबसे ज्यादा दर्द हुआ तो वो भी लाजमी था, क्योंकि वो तो समाजवादी पार्टी से आते हैं। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक ही मुस्लिम समुदाय में है, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने ही रिएक्ट किया था। उन्होंने ही इंपीचमेंट मोशन लाने की बात कही थी जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ। और सबको ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाया है, तलब किया है, कोलेजियम के सामने उनकी पेशी हो गई है, उनको 1 महीने के अंदर अंदर जवाब देना है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, कैसे दिया। सबको लग रहा था कि वो दबाव में आ जाएंगे और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ले। हालात ही कुछ ऐसे बना दिए गए थे, वरना आप खुद सोचिए मीडिया में उन खबरों के आने की क्या जरूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी जस्टिस शेखर यादव को, फटकार पड़ी जस्टिस शेखर यादव को। वो खबरें इसीलिए आई थी, इसीलिए प्लांट की गई थी, ताकि उन पर दबाव बने और वो सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ले अपने बयान के लिए। 17 दिसंबर को उनकी पेशी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम के सामने। 1 महीने के बाद उन्होंने 17 जनवरी को जवाब दिया है, जिसमें साफ कहा कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो माफी किस बात की मांगू। और वो आज भी कठमुल्लों वाले बयान पर अडिग हैं, अड़े हुए हैं। तो अब ये चिट्ठी जब सीजीआई के पास पहुंची है, उसके बाद सीजीआई का क्या रिएक्शन रहता है, कोलेजियम का क्या रिएक्शन रहता है, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि संविधान में देश के हर नागरिक को जो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार मिला है, जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जजों को मिले इस अधिकार का, जो संविधान से उनको भी अधिकार मिला है अभिव्यक्ति की आजादी का, क्या उसकी रक्षा नहीं कर सकता? क्या यह माना जाए कि जज जो है उनको हमेशा नियम कायदों के दायरे में रहकर ही बात करनी है, भले ही वो व्यक्तिगत तौर पर कहीं पर किसी कार्यक्रम में बोल रहे हों? अपने वक्तव्य में जस्टिस शेखर यादव ने बार बार कहा था कि मैं जज के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी उनकी बातों को मिसकोट किया गया। अपने किसी फैसले के दौरान, किसी मामले का फैसला सुनाते वक्त भी उन्होंने ये टीका टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन अपने वक्तव्य के लिए, अपने भाषण के लिए माफी ना मांगने से जस्टिस शेखर यादव ने एक बात तो ये साफ कर दी है कि वो भी एक आम आदमी की तरह सोचते हैं और एक आम आदमी की तरह अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार उनको भी है। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट के जो कोलेजियम है वो पचा पाता है या नहीं, उनके खिलाफ क्या अब कोई कार्रवाई होती है या नहीं, ये भी देखना होगा। और कपिल सिब्बल जो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, वो इस दिशा में क्या करते हैं, क्योंकि इसके लिए भी राज्यसभा में 50 सांसदों का प्रस्ताव पर दस्तखत होना जरूरी है, लोकसभा में 100 सांसदों का दस्तखत होना जरूरी है। उसके बाद ही किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ ये कार्रवाई संसद में की जा सकती है। और फिर जिस सेशन में ये प्रस्ताव पेश किया जाता है महाभियोग का, उसी सेशन में कार्रवाई भी होती है। बहुत टफ प्रोसीजर है। तो अब ये देखना होगा कि अब जो भी सेशन होगा संसद की कार्रवाई का, उसमें क्या कपिल सिब्बल ये प्रस्ताव लेकर आते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह के हौसले,
जिस तरह से अपनी बात पर जस्टिस शेखर यादव अब भी कायम है, उससे एक बात तो मानकर चलिए कि उनकी दिक्कतें अब और बढ़ने वाली हैं। सीजीआई संजीव खन्ना उनकी इस चिट्ठी पर क्या जवाब देते हैं, फिलहाल सबकी नजरें इसी बात पर हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अपने तेवरों से जस्टिस शेखर यादव ने एक बड़ा संदेश इस देश की न्यायिक व्यवस्था को दे दिया है कि उनकी भी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। किसी एक पर्टिकुलर मामले पर वो क्या सोचते हैं, वो किसी दूसरे कार्यक्रम में जाकर, जिसका कि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, जहां पर वो जज के तौर पर नहीं बोल रहे हैं, कम से कम अदालत में बैठकर किसी फैसले के दौरान उन्होंने ये सारी टीका टिप्पणियां नहीं की। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये सब कुछ कहा है, जहां पर उनको भी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपने विचार सबके सामने रखने का अधिकार है। लेकिन इस मुद्दे ने इस देश में एक नई बहस को छेड़ दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।